मॉडर्न साइंस आज चांद तक पहुंच गया है दोस्तों, लेकिन कुछ ऐसे सवाल जो आज भी विज्ञान के लिए सिरदर्द है। विज्ञान आज भी उसके जवाब नहीं खोज पाया है। तो ऐसी कुछ पहेली, कुछ मिस्ट्रीज के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे इस चैनल LH साइंस में। तो बने रहिए हमारे इस चैनल पर। एंटी मैटर क्या है? जैसे कि हम जानते हैं कि यह ब्रह्मांड पूरा मैटर से बना है। ब्रह्मांड की हर कोई चीज़, हमारी पृथ्वी, सूर्य और अन्य ग्रह सभी मैटर से बने हैं। लेकिन एंटी मैटर क्या है? मैटर और एंटी मैटर दोनों को एक साथ मिला दिया जाए तो बहुत बड़ा विस्फोट हो सकता है। छोटे पार्टिकल और मॉलिक्यूल लेवल पर भी ये बहुत बड़ा विस्फोट को अंजाम देते हैं। जब बिग बैंग हुआ तब मैटर और एंटी मैटर बहुत मात्रा में बाहर निकला था। फिर मैटर और एंटी मैटर ने मिलकर बहुत से विस्फोट किए, तबाहियाँ मचाई। फिर उसमें से जो मैटर बचा उसमें से प्लैनेट्स, स्टार्स और इन सब का निर्माण हुआ, ऐसा कुछ थियरीज का मानना है। फिर बाकी जो एंटी मैटर बचा था उसका क्या हुआ? कुछ थियरीज ये मानती है कि जो एंटी मैटर बचा था उसने एक स्टार का फॉर्म ले लिया और वो स्टार आज भी किसी गैलेक्सी में घूमता है। अगर वो स्टार पृथ्वी से टकरा गया तो बहुत बड़ा विस्फोट हो सकता है। कुछ लोग बताते हैं कि एंटी मैटर हमारे आसपास ही है, मैटर के साथ पृथ्वी पर ही है। अगर ऐसा होता तो एंटी मैटर और मैटर के मिलने से बहुत बड़ी तबाही होती, जिससे यह थियरी बिल्कुल झूठ साबित होती है। तो क्या एंटी मैटर कहीं और ब्रह्मांड में हो सकता है? हमारे पैरेलल यूनिवर्स में पृथ्वी जैसे बहुत ग्रह है, बहुत स्टार घूम रहे हैं। शायद वहीं कहीं हमारे जैसा ऑपोजिट नेचर का कोई प्लैनेट हो सकता है जिससे पृथ्वी पर मिलने पर बहुत बड़ी तबाही हो, या फिर कोई वो और गैलेक्सी में वर्म होल के माफक पहुंच गया हो और वहाँ हमारी जैसी ही पृथ्वी और सौरमंडल का निर्माण किया हो। नंबर 2, लिथियम। लिथियम का नाम आपने बहुत सुना होगा, जिसकी बैटरीज हमारे फ़ोन और लैपटॉप में यूज़ होती है। बिग बैंग के दौरान सूरज में से 3 मेन सब्सटेंस बाहर निकले, हाइड्रोजन, हीलियम और लिथियम। इन तीनों में से लिथियम की मात्रा बहुत ज़्यादा थी, इतनी ज़्यादा कि वो ब्रह्मांड में पूरा फैला हुआ था, जो आज के समय में हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इतना लिथियम ब्रह्मांड में फैला हुआ था। लिथियम की मात्रा पृथ्वी से 1.5 गुना ज़्यादा थी। इतना सारा लिथियम ब्रह्मांड में घूम रहा था। फिर उसका कुछ पता ही नहीं चला कि लिथियम ब्रह्मांड में गया कहाँ। इतना सारा लिथियम। कुछ लोगों का मानना है कि यह सब लिथियम जमा होकर एक स्टार का फॉर्म ले लिया और यह स्टार आज किसी और गैलेक्सी में घूम रहा है। नंबर 3, स्लीप। आखिरकार हम सोते क्यों हैं? सोने से हमें क्या होता है? अगर ना सोए तो इंसान कितनी देर तक जिंदा रह सकता है? ये सवाल कई लोगों के जहन में आता होगा, लेकिन हकीकत ये है कि साइंस भी आज तक इसका जवाब नहीं दे पाई है। आखिरकार हमें नींद क्यों आती है? हम सोते क्यों हैं? सोने से हमें ऐसे क्या बदलाव होते हैं जिससे हमें रिलैक्स फील होता है और हमारी सारी थकान दूर हो जाती है? कुछ साइंटिस्ट के मुताबिक सोते टाइम हमारे दिमाग में कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज होते हैं जिससे हमें स्ट्रेस कम हो जाता है और रिलैक्स फील करते हैं और थकान भी दूर हो जाती है। लेकिन जब इस केमिकल का हमारी बॉडी पर आर्टिफिशियली इंजेक्ट किया गया, ये देखने के लिए कि यही केमिकल जवाबदार है हमारे नींद आने के लिए, तो चौंका देने वाली बात ये सामने आई कि वो केमिकल हमारी बॉडी पर कुछ असर नहीं करता था, ना ही वो नींद लाने के लिए जवाबदार था। तो फिर क्या बात है? हमें रोज़ नींद आती है और हम सोए बिना हम ज़्यादा दिन तक रह भी नहीं सकते। ग्रेविटी कैसे काम करती है? स्कूल के टाइम हमने ज़रूर पढ़ा होगा कि भाई न्यूटन के ऊपर एक सफरजन गिरा और उसको ख्याल आया कि वो आगे क्यों नहीं गया, पीछे क्यों नहीं गिरा, डायरेक्ट मेरे ऊपर ही क्यों गिरा और नीचे क्यों गिरा, ऊपर भी क्यों नहीं चला गया। हालांकि उसने उसका नाम ग्रेविटी दे दिया कि कोई एक फोर्स पृथ्वी की तरफ हर एक चीज़ को खींचती है, जिसको ग्रेविटी बोलते हैं। लेकिन साइंटिस्ट आज भी ग्रेविटी को नहीं जान पाए हैं। जी हाँ, मैंने सही बोला,
साइंटिस्ट लोग आज भी पता नहीं कर पाए कि ग्रेविटी कैसे काम करती है। बट आइंस्टाइन ने उस वक्त एक थियरी दी थी कि हमारा ये जो ब्रह्मांड है वो एक फैब्रिक की तरह है। उस पर अगर कोई वज़नदार चीज़ रख दी जाए तो उसके आसपास छोटे वज़न वाली चीज़ें ऐसे ही घूमती रहेगी उसके मास की वजह से। लेकिन अगर आप कोई चीज़ लेकर स्पेस में जाते हो, मान लिया कि स्पेसशिप में ही आप अगर कोई चीज़ निकालते हो तो वो अंतरिक्ष में ऐसे ही घूमने लगेगी। उस पर स्पेसशिप या आपके मास का कोई असर नहीं होता है। इसलिए ग्रेविटी कैसे काम करती है ये आज तक एक मिस्ट्री है जिसे कोई सोल्व नहीं कर पाया है। वेयर इज़ एवरीवन? हमारे ब्रह्मांड में बहुत से ग्रह हैं, बहुत सी गैलेक्सीज़ है, तो हम ये मान के चल सकते हैं कि किसी और ग्रह पर भी, किसी और गैलेक्सी पर भी हमारी तरह सोलर सिस्टम हो, हमारी तरह पृथ्वी जैसा कोई ऐसा ग्रह हो जिस पर जीवन शक्य हो सकता है। मतलब कि वहाँ कोई और प्रजाति के जीव भी रह सकते हैं जिसे हम एलियन बोल सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा सच में है कि किसी और ग्रह पर भी एलियन रहते हैं तो हमें आज तक मिले क्यों नहीं? हमें आज तक उसका कोई सिग्नल क्यों नहीं मिला? या शायद हम उसके सिग्नल को कैच करने में नाकामयाब है, वो आज तक हमारे सामने क्यों नहीं है? ऐसा सवाल बहुत लोगों के जहन में आता होगा। इसे ही फर्मी पैराडॉक्स कहते हैं। इस पैराडॉक्स के मुताबिक हमारे ब्रह्मांड में बहुत सारे ग्रह हैं, मल्टीवर्स है, लेकिन कोई भी ग्रह में अगर एलियन रहता है तो वो हमारे नज़दीक आने की कोशिश क्यों नहीं की? आज तक उसने रिवील क्यों नहीं किया कि हम भी एग्जिस्ट करते हैं? हमें उसका सिग्नल भी मिलना चाहिए। यही थियरी, यही पैराडॉक्स हमारे एलियन लैब पर एक क्वेश्चन मार्क की तरह है कि आखिर क्यों आज तक हमें कोई एलियन दिखा नहीं या ना ही उसका कोई सिग्नल मिला। इसलिए यह पैराडॉक्स ये कहता है कि हम ब्रह्मांड में अकेले ही है। खैर इस टाइम तो हमारे पास एलियन होने का कोई सबूत नहीं है, लेकिन शायद आगे के समय में हम इस पैराडॉक्स को झूठा साबित कर सके। यह पॉसिबल हो सकता है। पर फिलहाल तो यही एक बड़ा सवाल है कि ब्रह्मांड में हम अकेले हैं या एलियन लाइफ भी मौजूद है। डार्क मैटर। हबल टेलीस्कोप बनने से पहले हम लोग ये सोचते थे कि हमारे पूरे ब्रह्मांड में एक ही गैलेक्सी है, एक ही सोलर सिस्टम एग्जिस्ट करता है। उस टाइम पर ये थियरी प्रचलित थी कि जो सूरज, उसका मास सबसे ज़्यादा है, उसके आसपास छोटे मास वाले ग्रह, उल्कापिंड और पत्थर के गोले घूमते रहते हैं। तो उस टाइम पर तो उसके कैलकुलेशन के हिसाब से हम लोग सूरज का मास और साथ में रहे उनके ग्रहों के मास के आधार पर यह ग्रह कितने दिन में ये चक्कर लगाएगा, कितने टाइम पर ये यहाँ पहुँचेगा, ये कैलकुलेशन हम कर पाते। लेकिन हबल टेलीस्कोप आने के बाद हमारी पूरी इस थियरी पर जैसे पानी फिर गया। हम लोग सोचते थे कि एक ही गैलेक्सी है, लेकिन हबल टेलीस्कोप आने के बाद हमने करोड़ों लाइट ईयर्स दूर, हज़ारों लाइट ईयर्स दूर हमने कैसी बहुत सी गैलेक्सी की शोध की, हम उसको देख पाए जो कि हमारे बस की बात ही नहीं थी। और हमने कुछ ऐसी गैलेक्सी का ऑब्जर्वेशन किया, उसमें जो गैलेक्टिक सेंटर होता है, जैसे कि हमारा गैलेक्टिक सेंटर सूरज है, उस गैलेक्टिक सेंटर का मास इतना ज़्यादा ना होने पर भी उसके आसपास प्लैनेट और उल्कापिंड इतनी तेज़ी से घूम रहे थे। मतलब हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से वो कुछ ज़्यादा ही फास्ट थे। और कुछ गैलेक्सीज ऐसी थी जिस पर हमारी कैलकुलेशंस फिट नहीं हो रही थी। मतलब वहाँ कुछ ऐसा पदार्थ था, वहाँ कुछ ऐसा सब्सटेंस था जिसे हम नहीं जानते थे, वो हमें दिखाई नहीं दे रहा था। मतलब फोटोन से रिएक्ट नहीं करता था, ना ही किसी रेडिएशन से उसका रिएक्शन हो पाता था। मतलब वो चीज़ जिसे हम ना ही देख पा रहे थे, ना ही महसूस कर पा रहे थे, वो चीज़ टोटली हमारी समझ के बाहर थी। इसलिए साइंटिस्ट ने उसका नाम डार्क मैटर रखा। वो चीज़ आज तक एक पहेली बन के रह चुकी है कि डार्क मैटर क्या है, कैसा दिखता है, कैसे रिएक्ट करता है। वो आज तक विज्ञान जगत में एक पहेली है। खैर आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी वीडियो मैं हर रोज़ आपके लिए लाता रहता हूँ। थैंक यू।